नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, यानी आपकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर होगी मौजूद अपने संवाददाताओं की टीम। जी हाँ, वो टीम जो आप तक पहुंचाएगी न्यूज पंच के जरिए हर एक अपडेट, छोटी बड़ी हर एक अपडेट पर रहने वाली है आज न्यूज पंच में हमारी नजर। और आज अगले आधे घंटे न्यूज पंच पे जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आइए सबसे पहले रुख करते हैं उनका टॉप हेडलाइंस। और जिस प्रमुख खबर का हम रुख करने वाले हैं, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप 2.0। जी, डोनाल्ड ट्रंप इज रिटर्निंग। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है, फिर से हो रही है उनकी ताजपोशी। एक बार आज शपथ ग्रहण समारोह है। क्या मुख्य फैसले ले सकते हैं ट्रंप, बताएंगे आपको न्यूज पंच पे। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार होता जा रहा है तेज। आज नामांकन वापस लेने की है आखिरी तारीख। पता चल जाएगा कि आज उम्मीदवार जो है वो कौन से हैं, फाइनल लिस्ट। और साथ ही साथ पूर्वांचली कैसे निभाएंगे भाग्य विधाता का रोल। और जिस आखिरी खबर का रुख करेंगे वो है कोलकाता आरजीकर अस्पताल के रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई। जी हाँ, अभया को आज इंसाफ दिलाने का दिन है। आज कोर्ट सुनाएगी कि संजय घोष को क्या मृत्यु दंड दिया जाएगा या होगी उम्र कैद की सजा। ये सब न्यूज पंच में आज हमारी प्रमुख खबरें रहने वाली हैं। और न्यूज पंच में जल्दी सबसे पहले जिस खबर का रुख कर रहे हैं वो है अमेरिका के से जुड़ी हुई। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के हुंकार के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आज शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा और भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे है। इस साल ठंड के कारण कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह इस बार कैपिटल के अंदर होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। वो फ्लोरिडा से स्पेशल विमान से परिवार समेत वॉशिंगटन पहुंचे हैं। ग्रैंड शो होने वाला है, द ट्रंप शो होने वाला है, ट्रंप की वापसी होने वाली है। इस मिशन को कहा जा रहा है मिशन 47, क्योंकि इस फ्लाइट के जरिए जहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं उसको मिशन 47 का नाम दिया गया। बताते हैं आपको मिशन 47 क्यों कहा गया। मिशन 47 का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनके विमान का नाम मिशन 47 रखा गया। पिछले साल नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में ट्रंप ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मात दी थी। ट्रंप अमेरिका के दूसरे बार राष्ट्रपति बनेंगे। वे जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके। इससे पहले जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आज कमान डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाली है और शपथ लेते ही बड़े फैसले लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि 200 से ज्यादा कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने की योजना बना चुके हैं। इस समय डोनाल्ड ट्रंप उनकी ड्रीम योजना बना चुकी है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप की है ताजपोशी और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए अपने अगले 4 सालों का खाका पेश कर दिया, यानी कि आगे अमेरिका का रोड मैप क्या होगा ये बता दिया। ये हुंकार बढ़ दी है कि अमेरिका को कैसे अमेरिका फर्स्ट अगेन बनाना है, किस एजेंडे के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ने जा रहे हैं वो बता दिया है। तो क्या बड़े कदम उठाने जा रहे हैं और उनके शपथ ग्रहण से पहले किस तरीके का माहौल है, आइए सीधा ग्राफिक्स के जरिए रुख करते हैं। ट्रंप हुंकार भर चुके हैं और ट्रंप ने जो हुंकार भरी है उसमें कई मुख्य बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया, यानी कि आगे का रोड मैप बताया। उन्होंने बताया कि अमेरिका का खोया गौरव लौटाने का वादा किया, यानी कि अमेरिका को शक्तिशाली बनाना है, गौरवशाली बनाना है और समृद्ध बनाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप हुंकार भर रहे हैं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े ऐलान करने के लिए भी तैयार है और उसका उन्होंने पहले ही अंदेशा दे दिया। अवैध प्रवासियों को लेकर कड़ी उनको खदेड़ने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। इजराइल हमास जंग पर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि दोनों जीत का श्रेय समय ले रहे हैं। टिकटॉक को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। टिकटॉक को जो बाइडेन के कार्यकाल में प्रतिबंध किया गया था, वो कह रहे हैं कि वो टिकटॉक को वापस लेके आएंगे, बचाने की उनको जरूरत है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं खास ओहदा संभालने जा रही है
एलन मस्क, क्योंकि बड़ी टीम उन्होंने बनाई है और ये कोर टीम में उनका बनेगा नया विभाग। साथ ही यूक्रेन युद्ध को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि जब मैं आऊंगा, जब मेरी वापसी होगी तो यूक्रेन युद्ध को खत्म करूंगा। नौकरियों को बचाने का फोकस उन्होंने कहा है, क्योंकि HB1 वीजा को लेकर भी उनकी बड़ी रणनीति रही है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं। अगले ग्राफिक्स क्या है कि पिछली बारी से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली इस समय ट्रंप दिख रहे हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल का रुख करते हैं कि पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बड़े फैसले लिए थे। ईरान, इराक, सूडान, सीरिया, यमन के शरणार्थियों के प्रवेश पर उन्होंने लगा दी थी रोक, और इस बार भी अवैध प्रवासियों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया है उनकी। ओबामा की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के अधिकांश भाग का फोकस भी उन्होंने पिछले कार्यकाल में दिया था। जलवायु परिवर्तन को ऐसे निपटने के लिए अमेरिकी कार्रवाई वापस हो, ये भी उन्होंने अपने 2017 से 2021 के कार्यकाल में ये प्रमुख डिसीजंस जो थे वो लिए थे। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को हटाने की घोषणा भी डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जिस पर उनकी हुई थी कड़ी प्रतिक्रिया। साथ ही साथ चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, और साथ ही सोलर पैनल, वॉशिंग मशीन पर 30 से 50% तक टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से बनाई थी दूरी। जी हाँ, ये तो थे पिछले कार्यकाल में ट्रंप के कुछ मुख्य डिसीजंस। आइए अब जब ट्रंप आज उनकी होने वाली है ताजपोशी, तो अब अगले 100 दिन का एजेंडा ट्रंप का क्या रहने वाला है उस पर नजर डाल लेते हैं। नजर डालते टैरिफ और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर नए सिरे से उनका होने वाला है फोकस। तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, अमेरिका को पहली प्राथमिकता देते हुए ट्रंप अप्रवासी नीति के बारे में पहले ही वो अंदेशा दे चुके हैं कि इस पर लेकर वो अपनी फोकस जो है वो रखने वाले हैं। साथ ही साथ मुद्रास्फीति और साथ ही विनिर्माण पर उनका ध्यान रहने वाला है, और ट्रंप का ऊर्जा और जलवायु नीति पर बाइडन से अलग रुख रहने वाला है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडन ने जो फैसले किए उनको मैं पलटूंगा। विदेश नीति में बदलाव लाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखना होगा कि पहले 100 दिन में किस तरीके से वो विदेश नीति में बदलाव लेते हैं। और ट्रंप तो हमेशा कहते ही आ रहे हैं अमेरिका को गौरवशाली बनाना है, अमेरिका को और शक्तिशाली बनाना है, अमेरिका को और समृद्ध बनाना है। और अगले कार्यकाल में जब वो एंटर करने वाले हैं, उनकी एंट्री होने वाली है फिर से, तो वो पिछली बारी से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब वो पिछली बार आए थे तो कहा जा रहा था कि कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि बड़े कारोबारी है, लेकिन आज उनके पास कारोबार के साथ साथ राजनीति का भी एक्सपीरियंस साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी हो रही है वापसी। ट्रंप 2.0 की नीति क्या रहने वाली है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आज अमेरिका के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की डिनर पॉलिटिक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डिनर पर खर्च होगी मोटी रकम। ट्रंप कह रहे हैं फंड रेजिंग डिनर के नाम से जाना जा रहा है रिपोर्ट। पैसा जुटाने के लिए डिनर किया गया है आयोजित। फंड रेजिंग डिनर की बात हुई। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पैसा जुटाने के लिए डिनर किया गया है आयोजित। तो ट्रंप की ये डिनर पॉलिटिक्स भी बड़ी सुर्खियां बटोरी है इस समय। डिनर कार्यक्रम में टिकट पैकेज 5 अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। पहला टिकट $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 9 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, 9 करोड़ रुपए का भारतीय करेंसी के हिसाब से। दूसरे टिकट की कीमत का रुख कर लेते हैं। दूसरे टिकट की कीमत है $5 लाख यानी कि लगभग 4.32 करोड़ रुपए, 4 करोड़ से ज्यादा की टिकट। साथ ही तीसरे टिकट की $2.5 लाख अरब यानी कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की तीसरी टिकट। तो ये डिनर पॉलिटिक्स लगातार बढ़ रही है। चौथी टिकट $1 लाख यानी कि लगभग 86 लाख रुपए से ज्यादा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि देश दुनिया की इस ताजपोशी पे नजर और कौन कौन होने वाले हैं द VVIP गेस्ट। जी हाँ, भारत के हिस्से से हमारा रिप्रेजेंट कर रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इटली से जॉर्जिया मेलोनी, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति चीन के हांग चेन VVIP लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ साथ और जो देश दुनिया के बड़े दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में आने वाले हैं वो है जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, और साथ ही साथ और भी चेहरे देख लेते हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनी वोंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की नीता अंबानी। तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी वहां पहुंच रहे हैं।
साथ ही साथ अमेज़न के जेफ बेजोस, टेस्ला के एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग मेटा के, तो टेक्नोलॉजी से जुड़े भी दिग्गज, टेक दिग्गज भी वहां पहुंच रहे हैं। एलन मस्क की करीबियां तो हम जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा विभाग भी देने वाले हैं एलन मस्क को। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में होने वाले हैं शामिल। आइए जानते हैं कि हर बार क्यों 20 जनवरी को ही होती है ताजपोशी, क्यों आज ही का दिन है शपथ ग्रहण का। अमेरिका के सभी राष्ट्रपति 20 जनवरी के दिन ही लेते हैं शपथ, ये वहां का रूल है। ये रूल है कि ट्रंप की भी आज 20 जनवरी, आज ही के दिन वो ले रहे हैं शपथ। और ये शपथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक उसके 20वें संशोधन के अनुसार तारीख तय 1789 से 1933 तक राष्ट्रपति जो है वो नया राष्ट्रपति 4 मार्च को लेता था शपथ, जिसके बाद यह है 1789 से 1933 तक नया राष्ट्रपति जो था वो 4 मार्च की तारीख पहले तय की गई थी। उसके आगे बढ़ते 1933 में संविधान में 20वें संशोधन के बाद बदली गई तारीख, यानी कि 1933 के बाद बदली गई और 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 20 जनवरी को ली थी शपथ। तो ये तमाम बड़े बिंदु हैं जिसकी वजह से ये कारण है कि 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति अमेरिका के लेते हैं शपथ। हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु, आज का दिन अमेरिका के लिए बड़ा दिन है, पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि सुपर पावर है, सुपर शक्ति है और बड़े ऐलानों के साथ डोनाल्ड ट्रंप इस समय रेडी हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप बड़े ऐलान तो कुछ पहले ही अंदेशा दे चुके हैं और कल हमने उनके देखेगी कि मेगा रैली में उन्होंने मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन की बात की। क्या रहने वाला है राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगले 100 दिन का एजेंडा? बिल्कुल भावना, ऐतिहासिक दिन है अमेरिका के लिए। आज करीब नून दोपहर अमेरिका के समय जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होगी। वो ओथ लेंगे। थोड़ा सा उसके प्रोसेस के बारे में अगर आपको बताएं, जो नून का समय होगा अमेरिका में, जो टाइम डिफरेंस है, भारत में उस समय रात के 10:30 बज रहे होंगे। सबसे पहले सेंट जॉन चर्च है, वो वहां जाएंगे अपनी वाइफ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ। उसके बाद एक चाय के लिए न्योता उनको मिलेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, जो ट्रांसफर करेंगे पीसफुली पार, प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा उनको चाय पे न्योता होगा। उसके बाद जो कैपिटल है, यूएस कैपिटल, जिसके अक्सर स्टेप्स के उसके बाहर जो है वहां नए राष्ट्रपति ओथ लेते हैं, लेकिन क्योंकि वहां काफी ठंड है, -6 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, तो पूरा कार्यक्रम कैपिटल यूएस कांग्रेस के अंदर की बिल्डिंग में होगा। उनके अभिभाषण में हमने सुना किस तरीके से जो प्रायोरिटीज है डोनाल्ड ट्रंप की, सबसे बड़ी प्रायोरिटीज होगी उनका जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करना। हमने देखा इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी उनका जो फोकस था वो इलीगल इमिग्रेंट से उनको देश के बाहर करना था। करीब 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में। किस तरीके से वो करेंगे ये हमें देखना होगा, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी की तरह देखा जा रहा है। अपने भाषण में उन्होंने जो फॉसिल फ्यूल से लिक्विड गोल्ड की बात करी, जो कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका किस तरीके से जो उनका एनर्जी पॉलिसी है वो दोबारा फॉसिल फ्यूल्स की तरफ बढ़ेगा। जो क्लाइमेट रेगुलेशंस है उसमें कट हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट जो बात निकल के आई डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में कल रात, वो ये भी थी कि किस तरीके से अमेरिका में एक बार फिर लेफ्ट वर्सेस राइट की पॉलिटिक्स का जो है उसका उत्थान हो सकता है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज और बाकी इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से उन्होंने उसको ग्रिप करके रखा है, वो उस पर भी हमला बोलेंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गाजा में, जो लड़ाई चल रही है, जिसका अभी युद्ध विराम, संघर्ष विराम हुआ है एक दिन पहले, यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसको रोकना भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी। हमें देखना होगा उनका जो फोकस है वो डोमेस्टिक जो एजेंडा है वो होगा, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन डोनाल्ड ट्रंप कहते आए हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है किस तरीके से जो अमेरिकी है, जो मध्यम वर्गीय अमेरिकी है, जो गरीब अमेरिकी है, कहीं ना कहीं ट्रंप इस समय फोकस नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। उनकी कोर टीम भी इस समय तैयार नजर आ रही है, कई नए चेहरों को जगह देने वाली अपने कोर टीम में। शुभेंदु, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अब नजर रहेगी कि ट्रंप की ताजपोशी में किस तरीके से आगे बढ़ती है। 20 जनवरी का आज दिन है। आज डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। पूरी देश दुनिया की इस समय नजर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐतिहासिक दिन पर रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर जो है, अब वो तस्वीर जिन्हें देखकर आंखें नम हो गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल और गाजा संघर्ष विराम के बाद एक लंबे अरसे के बाद अपनों को देखकर लोगों की आंखें भर आई हैं।
हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास का जो युद्ध विराम हुआ है उसकी, और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कितनी बड़ा जश्न वहाँ मनाया जा रहा है इजराइल में। जब बंधक छूट के आए, अपने परिवार से मिले तो आंखें नम हो गई, गले लगा लिया परिवार वालों ने अपनों को। तो एक जो युद्ध विराम इस समय की घोषणा हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है अमेरिका का भी। और उसके बाद जिस तरीके से गाजा से छूटकर इजराइल में आए हैं, ये बंधक छूटकर आए हैं, 3 इजरायली बंधक हैं, महिलाएं हैं, और एक के बाद एक अब बंधक छोड़ने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बंधक छूटे, अपने परिवार से मिले, आंखें नम हो गई, बेहद ही भावुक क्षण था। और साथ ही साथ परिवार वालों ने अपने परिवारजन, छूटे परिवारजनों जो 15 महीने से उनसे दूर थे, उनको गले लगा लिया। और बेहद ही ऐसी तस्वीरें जो हमेशा याद रहेंगी, भावुक कर गई। और जिस तरीके से अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता निभाई है, कतर ने इसमें मध्यस्थता निभाई है, उसके बाद ये युद्ध विराम लगा है और इजराइल और गाज़ा के बीच में ये युद्ध विराम लगा है। तो आइए जानते हैं इजराइल टू गाज़ा की ये टाइमलाइन। हमास ने किसने बंधक छोड़े, इजराइल ने क्या किया? रेड क्रॉस के जरिए इजराइल सेना के ने सौंपे हैं बंधक और रेड क्रॉस की बसों में लाकर छोड़े गए हैं ये बंधक। साथ ही आपको बता दें कि कैद से 3 महिलाओं को इस समय छोड़ा गया है। और साथ ही साथ हमास ने पहले चरण में 33 इजरायली बंधक छूटेंगे, जबकि इजराइल में हर बंधक के बदले, यानी कि एक बंधक के बदले 30 बंधकों को छोड़ा जाएगा। बाइडेन और ट्रंप का श्रेय है, हमास कह रहा है। साथ ही इजराइल कह रहा है कि पहले चरण में कुल जो है इतने बंधक जो है वो छोड़े जाने हैं। हमास ने 30 इजरायली बंधक छोड़े, तीनों महिलाएं हैं। इजराइल ने 90 फिलिस्तीन जो बंधक है वो छोड़ दिए हैं। हमास रेड क्रॉस के जरिए इजराइल को सौंपने जा रहा है ये बंधक। तो इजराइल और हमास के बीच जो ये लंबे समय से जंग चल रही थी उसमें फिलहाल युद्ध विराम लग गया है कि दोनों तरफ से अब इस समय बंधक छोड़े जा रहे हैं। जब दोनों तरफ से बंधक छोड़े जा रहे हैं और परिवार मिल रहे हैं तो एक शांति का माहौल साफ के साफ दिखने को मिल रहा है और दिख रहा है कि किस तरीके से वहाँ शांति की बहाली आ रही है। अब आगे देखना होगा जब ये तीसरे चरण पे पहुंचेगा और गाजा के पुनर्वास की बात होगी। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है दिल्ली की सत्ता से जुड़ी हुई, दिल्ली के विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। 5 फरवरी की वो तारीख है जब दिल्ली की सत्ता पर कौन होगा काबिज, ये देखना होगा। लेकिन आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। अब शाम के बाद पता चल जाएगा कि चुनावी रण में कितने कुल उम्मीदवार हैं, यानी कितनों की किस्मत इस बार के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में कैद हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रविवार तक कुल 719 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार हो चुके हैं। चुनाव के लिए कुल 982 उम्मीदवारों और 1522 नामांकन किए गए हैं। साथ ही साथ आइए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि किस तरीके से चुनावी रण आगे बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए सीधा ग्राफिक्स का रुख करेंगे। इस समय आज नामांकन की आखिरी तारीख को वापस लेने की है और चुनावी मैदान में इस समय 719 उम्मीदवार। नई दिल्ली क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवारी देखी जा रही है क्योंकि यहाँ कुल 23 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। पटेल नगर और कस्तूरबा नगर में सबसे कम उम्मीदवार, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। 1522 नामांकन पत्रों में से कुल 477 रद्द कर दिए गए हैं। यानी आज वो दिन पता चला जाएगा कि कितने कुल उम्मीदवार हैं इस विधानसभा चुनाव में। चुनावी मैदान में इस समय है 719 उम्मीदवार। आज पता चलेगा कि आज क्योंकि तारीख आखिरी है तो कुल कितने उम्मीदवार होंगे। नई दिल्ली क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, कुल 23 उम्मीदवार, जबकि सबसे कम है पटेल नगर और कस्तूरबा नगर में कुल 5 उम्मीदवार। यानी कि दिल्ली के चुनावी रण में इस समय 719 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जो है वो वैध पाए गए हैं। 477 रद्द कर दिए गए। त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। अगले ग्राफिक्स क्या कह रहे हैं कि जोरों पर है इस समय चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 जनवरी को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है। साथ ही साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में रणनीतियों पर होने वाली है बात। इसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ प्रचार की प्लानिंग कर रही है। यानी कांग्रेस भी रण में उतर चुकी है और उसको चाहती है कि चुनाव प्रचार के जरिए कि कैसे लोगों को अपने वायदों के साथ लुभाया जा सके। वही बात करे जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आती है। यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी इस समय एक एक सीट पर अपनी आंख लगाए बैठी। 8 फरवरी को आने हैं चुनावों के नतीजे, 5 फरवरी को है दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख
और साथ ही साथ आइए अब अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं और जानते हैं कि रणनीतियां बदल रही है, स्ट्रैटेजी बदल रही है, जाति धर्म पर भी एक एक सीट पर काम करा जा रहा है। अब जानते हैं कि पूर्वांचली इस बार दिल्ली के वोट बैंक पर कितना असर डाल सकते हैं। इस समय राजनीतिक पार्टियां इस समय पूर्वांचली फैक्टर को लेकर आर पार नजर आ रही है। भाजपा की बात करें तो केजरीवाल ने फर्जी वोटर कहकर किया है अपमान, वहीं आप कह रही है कि बीजेपी पर पूर्वांचलियों की वोट कटवाने का आरोप। तो यानी कि दोनों पार्टी इस समय पूर्वांचलियों को लेकर फोकस कर रही है, आर पार है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भाजपा कह रही है दिल्ली की जनता जो है वो तय करने वाली है। केजरीवाल ने फर्जी वोटर कहकर किया है अपमान, बीजेपी पर पूर्वांचलियों के वोट कटवाने का है आरोप। तो भाजपा और आप इस समय पूर्वांचलियों वोटरों पर आर पार नजर आ रही है। आइए अब जानते हैं कि किन किन सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा है। करीब 25% जो है पूर्वांचली वोटर्स की इस समय संख्या है दिल्ली में, यानी कि 25% पूर्वांचली बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है वोट बैंक। किसी अन्य समुदाय की तुलना में सबसे ज्यादा ये संख्या है और इस पर ही लगातार हम देख रहे हैं कि बयानों के बाण भी चल रहे हैं। 20 से अधिक सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा है। जी हां, 20 से अधिक 70 विधानसभा सीटों में 20 से अधिक सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा है। आपने 12 पूर्वांचलियों को इस समय मैदान में उतारा, यानी कि उम्मीदवार और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। भाजपा ने 5 पूर्वांचलियों को दिया है टिकट, यानी कि आप और भाजपा ने पूर्वांचली उम्मीदवारों को इस समय रण में उतार दिया है। धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरज का रुख करेंगे। धीरज, आज का दिन भी बेहद अहम, दिल्ली विधानसभा चुनाव, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख और इसके साथ साथ जाति धर्म भी बड़ा फैक्टर निभाते हुए इस दिल्ली विधानसभा चुनावों में। बिल्कुल आपने सही कहा और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। तो अगर हम तीनों सियासी दलों की बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों पार्टियों में जिस तरीके से जिन्हें टिकट नहीं मिला वो नाराज़ होकर कोई दूसरे पार्टी में चला गया तो कोई निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ। हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने जो कैंडिडेट थे, अपने अपने जो निर्दलीय या कहें कि बागी उम्मीदवार थे, उनको मनाने की भरपूर कोशिश की और आज शाम 5 बजे ये देखने को मिलेगा कि तीनों पार्टियां अपने अपने लोगों को मनाने में कितना कामयाब हुई है और तभी पता चलेगा कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे। अभी जो सूची है चुनाव आयोग की तरफ से, उस सूची के अनुसार अब 719 जो उम्मीदवार हैं अभी चुनावी मैदान में हैं और शाम तक इन 719 उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवार अपने नामांकन वापस करते हैं ये देखने लायक स्थिति होगी। तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज की जो तारीख है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपने चुनावी वायदों की या चुनावी एक प्रकार से चुनाव प्रचार की बात की तो सभी राजनीतिक दल, चाहे जाति की बात हो चाहे धर्म की बात हो, उन सारी बातों को त्याग कर चुनावी मैदान में उतरे हैं और सबकी ये कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में वोटर को अपने तरीके से अपनी तरफ खींचा जाए। चाहे बात भ्रष्टाचार की हो, चाहे बात दिल्ली के 11 साल की विकास की हो, चाहे बात हम कह सकते हैं कि जो झुग्गी के विकास की हो, चाहे ये जो आपने कहा पूर्वांचल का मामला हो, और जो सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से लोगों को एक तरीके से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 5 तारीख की वो तारीख है जब जनता अपना जनादेश सुना देगी। दिल्ली की सत्ता की सिंहासन पर कौन काबिज होगा ये देखना होगा, लेकिन इस समय पूर्वांचली फैक्टर बड़ा वोट बैंक है और सभी राजनीतिक पार्टी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी कोलकाता आरजी रेप मर्डर केस की, जहां आज न्याय की आस है क्योंकि आज कोर्ट सुनाने वाली है फैसला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए एक और प्रमुख खबर की बात कर लेते हैं। कोलकाता आरजीकर रेप और मर्डर के इस मामले की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में दोषी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को आज सजा सुनाई जाएगी। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास दोपहर 12:30 बजे फैसला सुनाएंगे। संजय को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और साथ ही साथ सजा सुनाने से पहले आपको बता दें कि दोषी संजय को आखिरी बार अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। उसे घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार किया गया था, यानी कि 9 अगस्त को घटना हुई थी। ये 9 अगस्त 2024
इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत से दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। ये घटना आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को घटी थी। 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसे लेकर डॉक्टरों ने देशव्यापी प्रदर्शन भी किया। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, यानी कि नेशनल टास्क फोर्स की बात हुई। साथ ही साथ कई विरोध प्रदर्शन हुए, आमरण अनशन पर भी बैठे डॉक्टर। बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आंदोलन था ये 9 अगस्त 2024 के बाद, जब बेरहमी से उस डॉक्टर की रेप और हत्या की गई थी। आइए जानते क्या था पूरा मामला। 9 अगस्त 2024 ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ दुष्कर्म। 10 अगस्त की बात करते हैं, मुख्य आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार किए गए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या हुआ। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा हुआ। जी हाँ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, जिनको हटा दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया। 20 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर सुनवाई की और साथ ही साथ डॉक्टरों की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सुनवाई की। आइए सीधा अपने संवाददाता का रुख करते हैं और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। प्रसन्नजीत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, आपसे पूछना चाहेंगे। प्रसन्नजीत, हमने देखा है कि आपने पूरा मामला कवर किया है, चाहे जब ये मामला घटा उसके बाद जैसे जैसे इसने आंदोलन का रूप लिया। प्रसन्नजीत, आज वो समय है, आज प्रसन्नजीत से हम आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज वो घड़ी है जब न्याय की आस की जा रही है। जी हाँ, आज होने वाला है इंसाफ, क्योंकि संजय रॉय जिनको दोषी पाया गया है, कोर्ट सुनाएगी फैसला कि क्या उनको मृत्युदंड होगा या आजीवन कारावास होगा, ये देखना होगा। अभया के जो माता पिता हैं वो इस समय इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने आप से स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद लगातार सुनवाई की गई। डॉक्टरों ने नेशनल टास्क फोर्स की डिमांड की, साथ ही साथ डॉक्टरों ने डिमांड की कि किस तरीके से जब रात को ड्यूटी होती है तो उनको सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। इस पर खूब राजनीति भी हुई। आइए तस्वीरों के जरिए आपको तब के समय में ले चलते हैं जब इससे जुड़ा तमाम आंदोलन छिड़ा और साथ ही साथ कई विरोध प्रदर्शन हुए, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए, आमरण अनशन पे पहुंचे डॉक्टर, स्ट्राइक की गई, काम ठप रहा, कई दिनों तक ये आंदोलन चला, कई इसको राजनीतिक रंग भी दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि ये वो 2 तस्वीरें हैं जब इस पर राजनीति तो हुई लेकिन तमाम देश के डॉक्टर एकजुट नजर आए। और आज वो दिन है जब न्याय की आस लगाया बैठा देश ये देखेगा कि संजय रॉय को क्या सजा सुनाती है कोर्ट। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये 3 प्रमुख खबरें थी न्यूज़ पंच पे, जिस पर थी हमारी नजर। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अगली मुलाकात होगी आपसे दोपहर 2 बजे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।